Hello and welcome to my channel MS Narendram. So in the today's session, I am going to teach you triangle. Okay, so the different form of triangle. Okay, like the different points in that, centroid, in center, circumcenter, okay, orthocenter, all these centers and all the things, all the stuffs related to it, I am going to teach you today. In this only one video, you will be able to learn about the triangle points like centroid, medians, orthocenter, in center, all these things in only one video. Okay, and this video is going to be very fruitful for you all people. Okay, whether you are studying class 8th, 9th, 10th, whatever. Okay, so watch this video till the end to take the full advantage of this video. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल, आइसोसेलेस, एस्केलिन और इक्विलेटरल, whatever be the triangle is. Okay, so I am not going to that concept that whether a triangle is scalene. Scalene means the three sides are different. It means the three angles are different. Isosceles means the two sides are equal. It means two angles are also equal. Equilateral means all the three sides are equal. Therefore, the three angles are also equal. But let it be any triangle, scalene, whether scalene or isosceles or equilateral, any triangle. Okay. So centroid क्या होता है इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B, ये कोई पॉइंट है C, ठीक है। अब पॉइंट यानी वर्टेक्स A से साइड BC पे हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन पॉइंट किसी लाइन के मिड पॉइंट को किसी उसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको मीडियन बोलते हैं। यानी कि इस पॉइंट A को इस BC का सपोज मिड पॉइंट D है और इस A और D को मिलाओगे ना तो इस AD को बोलते हैं कि AD इज द मीडियन। ओके, सिमिलरली अगर AC का मिड पॉइंट हाँ चलो AC का ही मिड पॉइंट E ले लेते हैं और B से E को मिलाएंगे तो ये B भी एक मीडियन हुआ, ठीक है। और AB का मिड पॉइंट अगर F है, ठीक है, और इस मिड पॉइंट को C से मिलाएंगे तो CF is also a median. So there are three medians, AD, BE and CF. And one interesting thing about it that all these three concurrently, it means all these 3 points intersect at one common point, ठीक है ना। ये one common point पे intersect करते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि they are concurrent to this point, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट को हमने अगर G मान लिया, क्या मान लिया? G। चलो इसको ब्लैक में लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये पॉइंट G है तो यही G जो है इसी को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या आप समझ गए? क्लियर है? यानी कि ABC एक ट्रायंगल है, AD मीडियन, BE मीडियन एंड CF मीडियन। अगर ये तीनों मीडियन किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे ही ऑटोमेटिकली, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे सेंट्रोइड क्या हुआ? सेंट्रोइड आपका जो हुआ वो हो गया पॉइंट G, ठीक है ना, पॉइंट G। ओके, अब इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी पे भी ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी क्या है कि देखो एक चीज ध्यान देना कि G जो है ये सेंट्रोइड है और वर्टेक्स से सेंट्रोइड और सेंट्रोइड से ये जो साइड का मिड पॉइंट है इसका जब हम रेशियो निकालेंगे, कहने का मतलब AG इज टू GD जब निकालेंगे, AG अनुपात जब GD निकालेंगे तो ये हमेशा 2:1 में होगा। यानी कि AG अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है तो GD 5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि 10 है तो ये 5, ये 2 है तो ये 1। क्लियर है? सिमिलरली BG रेशियो GE ये भी 2:1 में होता है। सिमिलरली CG रेशियो
GF 2:1 में होगा। क्लियर है? यानी कि ये 2 तो ये 1, ये 2 तो ये 1, ये 2 तो ये 1। ठीक है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी होता है सेंट्रोइड का, क्योंकि सेंट्रोइड जो होता है वो तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, और एंगल यानी वर्टेक्स से सेंट्रोइड, ठीक है ना, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वर्टेक्स से सेंट्रोइड और फिर सेंट्रोइड से जो मिड पॉइंट है उसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। मतलब वर्टेक्स से जो लाइन होगी ना, यानी AG, यहाँ पे BG और यहाँ पे CG, ठीक है, ये हमेशा 2 में होगा और जो बचा हुआ है 1 में होगा। तो 2:1, 2:1, 2:1। इज दैट क्लियर? सो हैव अ लुक ऑन दिस। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये जो AG है और GD है ये 2:1 में है। अब इसमें कुछ और चीजें हम आपको बताना चाहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप जानते हैं कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, मतलब किसी भी दो चीजों का जो सम है वो तीसरे से हमेशा ग्रेटर होता है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं कि अगर ट्राइंगल BGC को ले लें, ट्राइंगल BGC में अगर जाएं तो BG, देखो ध्यान से, BG प्लस GC ग्रेटर देन BC होगा। यस, होगा। ठीक उसी तरह से ट्राइंगल BGA में यानी कि AGB में देखें तो BG प्लस AG ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? AB। इस चीज को समझें। इन ट्राइंगल AGC में देखेंगे तो AG प्लस GC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब इस तीनों को ऐड कर दो। अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो आप क्या देखोगे कि BG प्लस BG 2BG, AG प्लस AG 2AG और GC यानी कि CG प्लस CG 2CG। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 2 इंटू AG प्लस BG प्लस CG ग्रेटर देन, इसको लिख सकते हो, सजा के लिख दो डायरेक्ट, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि AG प्लस BG प्लस CG इंटू 2 ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि अगर AG का हम लेंथ निकालें पूरे AD के टर्म में, तो आप एक बात बताओ, चलो AD को यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा A है और ये D है। बस एक ही पॉइंट समझाएंगे, बाकी आप समझ लेना। ठीक है, ये AD है और यहाँ बीच में एक पॉइंट है G, आप देख सकते हैं यही AD है ना, और बीच में पॉइंट G है AD के लिए। ठीक है, और ये है 2 और ये है 1। ठीक है, तो अगर इस पूरे AG को हम AD के टर्म में लिखना चाहें तो जरा सा ध्यान देना कि अगर ये जो AG है, AG इक्वल टू होगा, ये 2 है, आउट ऑफ 2 प्लस 1 3, यानी कि 2/3 फुल AD। यानी कि AG को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 AD लिख सकते हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि चलो ये 2x हो गया, ये x हो गया, तो ये 3x हो गया। तो 3x इक्वल टू क्या है? AD है। 3x इक्वल टू AD है, तो सिर्फ हमें यहां से 2x चाहिए। तो अगर 2x हम निकालेंगे सपोज, तो यहां से x इक्वल टू क्या होगा? AD/3। ठीक है, तो यहां से 2x इक्वल टू क्या होगा? 2/3 AD। क्या बात को समझ रहे हो? रेशियो पे बस थोड़ा सा फोकस करो, आप समझ जाओगे कि यहां से यहां तक अगर ये 2 है और ये 1 है, ये 2:1 में है, तो AG रेशियो GD 2:1, तो AG जब निकालोगे तो 2/3 AD, और जब आप GD निकालोगे तो ये हो जाएगा, चूंकि ये 1 है तो 1 आउट ऑफ 3, तो 1/3 AD। बस इस चीज को अच्छे से समझ लो। ठीक है, चूंकि हम उसको यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से 2 इंटू AG के जगह पे क्या लिखोगे? 2/3 AD। BG की जगह पे क्या लिखोगे? 2/3, BG का है, BG
2/3 BE हो जाएगा। CG के जगह पे क्या लिखोगे? CG के जगह पे क्या लिखोगे? 2/3 CF लिखोगे ना, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। अब इसको समझिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा। आप एक ऊपर से 2 का वन कर लीजिए तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 2/3 का वन कर लीजिए तो 4/3 इंटू हो जाएगा AD प्लस BE प्लस CF इक्वल सॉरी ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। यानी कि यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ठीक है ना, कि 4 इंटू AD प्लस BE प्लस CF ये जो होगा ग्रेटर देन, ये 3 उधर चला जाएगा तो 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक आपका प्रॉपर्टी की तरह भी यूज होता है, ठीक है ना, समझ गए। यानी कि 3 इंटू AB प्लस BC, और ये बहुत ही इजी है समझना, क्योंकि आप तो ये जानते हो ना कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है किसी भी ट्राइंगल में। क्लियर है? और इसके साथ एक और मैं बात बता दूं, पहले आप इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। सो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ABC एक ट्राइंगल है, तो AD B और CF, ठीक है, ये इसके मीडियंस हैं, ठीक है। और मीडियंस जहां पे बाइसेक्ट करते हैं तो इस तरह से हमें सेंट्रोइड मिलता है, ठीक है। चलो, तो सेंट्रोइड की एक खास बात ये है कि अगर हम सपोज इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से मिटा दे, इसको यहाँ से मिटा दे, ठीक है, इस पॉइंट F को इसको आप भूल ही जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेंट्रोइड डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू इक्वल एरियाज, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एरिया AGB, ठीक है, बराबर होगा एरिया BGC और ये बराबर होगा एरिया CGA के, ठीक है। ये चीज समझ गए आप, ठीक है। एक और चीज समझ लीजिए कि कोई भी ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है हमारा PQR, ठीक है। तो उसमें अगर मीडियन है सपोज PM, इधर मीडियन, तो मीडियन है PM, यानी कि स्पष्ट है कि QR साइड जो है ये बाइसेक्टेड हुआ है, यानी कि ये इसके दोनों के इक्वल है। तो इस PMQ और PMR का जो एरिया होगा ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि एरिया PMQ is equal to area PMR. So we can say that median divides a triangle into two equal areas. ठीक है? Centroid divides the triangle into three equal areas. ठीक है ना? इस तरह से समझ लीजिए। अब इसका एक ज्योमेट्रिकल सेंस में समझते हैं कि कोऑर्डिनेट की बात करें, What will be the coordinate of the centroid? तो इससे रिलेटेड एक चीज समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। देखिए, अब इसको मिटा दीजिए, ये आप समझ गए, इसको आप बस यहीं पे समझिए, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट से रिलेटेड समझिए। अब सपोज ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मान लेते हैं 1 मिनट, ए का जो कोऑर्डिनेट है ये है x1 y1, ठीक है। बी का जो कोऑर्डिनेट है ये है x2 y2, सी का जो कोऑर्डिनेट है ये है x3 और y3, ठीक है। तो इस पॉइंट G का कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G, ठीक है। मैं अगर अभी चाहूं तो इसको बहुत अच्छे से प्रूफ करके आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ रिजल्ट जानेंगे, ठीक है, बिकॉज आई थिंक रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। अगर डिटेल्स में इसको आगे पढ़ाएं तो डिस्टेंस फार्मूला से ये G का कोऑर्डिनेट इजीली निकल सकता है, लेकिन वहां पे नहीं जाना है, बस एक सिंपली समझिए, कोऑर्डिनेट
ऑफ द सेंट्रोइड G इज इक्वल टू, क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको समझ लीजिए, ये कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा G का, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा इस सेंट्रोइड G का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंट्रोइड G का x कोऑर्डिनेट हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अगर सपोज आपको कोऑर्डिनेट पता हो कि ये कुछ है, सपोज मान लेते हैं कि 3 4 है ये, ठीक है, ये है 2 6 है और इसका सपोज मान लो -3 और 2 है, ठीक है ना। And now you have to find the coordinate of the centroid G. तो what will be the coordinate of centroid G? अब इसे पुट करके देख लो, x1 क्या है 3 है, x2 2 प्लस x3 -3 है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, अपॉन 3, कॉमा y1 क्या है 4 प्लस y2 क्या है 6 प्लस y3 क्या है 2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये 3 तो कट गया, -2 की 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2/3, कॉमा ये 6 4 10 2 12 12/3 4, यानी कि अब कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा इस पॉइंट G का, इस केस में इस पॉइंट G का जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 2/3, 4। गॉट इट, क्लियर है। सो आई होप कि आप सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट है निकालना जान गए हैं और सेंट्रोइड के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन सीख लिए हैं। तो अभी हमने पढ़ा सिर्फ सेंट्रोइड, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको देखिए आप। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट जो है वो क्या है, तो वो है सर्कम सेंटर, ठीक है। तो सर्कम सेंटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चों, जरा इसमें ध्यान दो। तो देखो, एक ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ ए बी सी हमने एक ट्रायंगल मान लिया, ठीक है। अब ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इस ए बी को अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करोगे, और देखो कोई लाइन को कैसे बाइसेक्ट करते हो, आपको पता होगा कि अगर ये ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, सपोज पी क्यू कोई लाइन है, ठीक है, तो उस लाइन के हाफ डिस्टेंस इधर लो, हाफ इधर लो, हाफ से ज्यादा इधर लो, इधर लो, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा एक दूसरे को, ठीक है ना। यानी कि हाफ से ज्यादा पे अगर जहां पे ये कट कर रहा है एक दूसरे को, इस पॉइंट को मिला दोगे तो ये लाइन क्या होगा, बाइसेक्टेड हो जाएगा, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है, तो ऐसे ही परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर इस ए बी साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं सपोज, तो हमारा एक ऐसे लाइन आ रहा है, ठीक है। इस बीसी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमारा एक ऐसे लाइन आ रहा है, और इस एसी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमारा एक ऐसे लाइन जा रहा है। देखो ध्यान से, आप क्या समझ रहे हो चीजों को। तो जैसे ही आप ए बी सी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करोगे, तो ये तीनों परपेंडिकुलर्स जो होंगे एक दूसरे पे इंटरसेक्ट होंगे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे, कहीं पे इंटरनल किसी पॉइंट पे, जाहिर सी बात है ये एक्सटर्नली कहीं पे नहीं होंगे इंटरसेक्ट, ये इस पूरे ट्रायंगल के अंदर ही कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होने वाले हैं, या हो सकता है कि ट्रायंगल के बाहर भी इंटरसेक्ट हो, बस बट इस केस में नहीं। वो हो सकता है कि अधिक कोण जो होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है, उसमें वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ये जो सर्कम सेंटर है, इसी को सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए कि जब किसी ट्रायंगल के साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया जाता है, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हम नाम दे देते हैं ओ, या ओ ही लिखते हैं, ओ, ठीक है।
या चलो इसको हम देते हैं GH नाम दे दीजिए इसको, ठीक है ना, H, ठीक है। सो दिस पॉइंट H इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। अब इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो पॉइंट H है ये B से उतना ही दूरी पे होगा जितना कि C से होगा और जितना कि A से होगा। इट मीन्स द सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल के वर्टिसेस से सर्कम सेंटर क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझिए अच्छे से, ये तो आप समझ गए होंगे। देखो अब A है, B है, C है, तो अब इस चीज को हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं कि अगर यहाँ पे ये सर्कम सेंटर है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर हुआ है, ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। अब अगर हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमारा जो है वो H है, ठीक है, तो AH की लंबाई उतनी ही होगी जितनी की BH की होगी, जितनी की CH की होगी। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ये चीज भी मैं आपको समझा देता हूं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा सर्कल में चलना होगा। आप जानते हैं कि सर्कम सेंटर इसका इसलिए नाम है क्योंकि इस ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बनाया जा सकता है, यानी कि इस ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कल हम बना सकते हैं जो तीनों वर्टिसेस से होके गुजरेगा, ठीक है। तो ये हो गया सर्कम सर्कल, इसको बोलेंगे सर्कम सर्कल, और इस सेंटर को बोलेंगे सर्कम सेंटर। और चूंकि ये सेंटर है सर्कम सेंटर, तो यहां से ये जो HB हुआ ये रेडियस का काम करेगा, HC भी रेडियस का काम करेगा और HA भी रेडियस का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सर्कल का प्रॉपर्टी जानते होंगे कि यहाँ पे अगर जो भी एंगल है, चलो इसको मिटा देते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं, आप इसको समझ गए, ठीक है ना, इसको आप समझ गए हो। इस लाइन को मिटा देते हैं, ठीक है। यहां पे इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप एक चीज सर्कल में जानेंगे, या तो पढ़ लिए होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे, कि किसी आर्क द्वारा, ये एक आर्क है, इस आर्क द्वारा सर्कल पे बनाया गया जो एंगल होगा, यानी कि इस आर्क द्वारा ए पे जो एंगल बनाया जा रहा है, समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये थीटा है, ये टोटल कितना है, थीटा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इसी आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है इसके 2 टाइम्स बनता है, यानी कि थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो। या फिर यूं कहो कि अगर ये टोटल 30 डिग्री है ये टोटल, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा। क्लियर है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज समझने वाली है कि ABC अगर कोई ट्रायंगल है और H इसका सर्कम सेंटर है, तो BHC एंगल होगा जो कि BAC के 2 टाइम्स होगा, ठीक है। और ये हम कहां से सीखते हैं, तो ये सीखते हैं सर्कल से सीखते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सपोज कोई पार्क है, ट्रायंगुलर पार्क है, वो इक्विलेटरल है, ठीक है। तो आखिर कहां पे इस ट्रायंगल के बीच में कहां पे किसी बच्चे को बैठाए जो उस ट्रायंगुलर पार्क के तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट हो। समझ रहे हो, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी है कि कोई ट्रायंगुलर पार्क है, अब मान लेते हैं इक्विलेटरल है, ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, और इसमें बीच में कहां पे किसी बच्चे को बैठाए कि हर वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस जो है सेम हो। तो वो जो वर्टेक्स होगा, वो जो प्लेस होगा, वो कौन सा सेंटर होगा, वो सर्कम सेंटर होगा उस ट्रायंगल का जहां पे वो बच्चा बैठेगा। मान लो कि यहाँ पे ये चाइल्ड की पोजीशन है, ठीक है ना, इसको हम लोग सपोज अभी H से डिनोट करते हैं। तो आपको अभी पता चला कि H अगर सर्कम सेंटर है तो ये यहां से भी उतना ही दूर होता है, यहां से भी उतना ही दूर होता है, यहां से भी उतना ही दूर होता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेडियस का काम करते हैं इसके चारों तरफ एक सर्कल के लिए, यानी कि सर्कम सर्कल के लिए ये तीनों रेडियस है, यानी कि सर्कम रेडियस है और ये सर्कम सेंटर है।
यानी कि वो बच्चा उस ट्रायंगुलर इक्विलैटरल फील्ड में कहाँ होना चाहिए, तो उसके सर्कम सेंटर पे होना चाहिए। अब फील्ड चाहे जो भी हो, इक्विलैटरल हो या स्केलिन हो या आइसोसेलस हो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पोजीशन पे उस बच्चे को उस ट्रायंगुलर फील्ड के बीचों बीच कहीं बैठाना है, तो वह पॉइंट कौन सा होगा, तो वह पॉइंट उस ट्रायंगुलर फील्ड का सर्कम सेंटर होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो सर्कम सेंटर का कॉन्सेप्ट आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? सर्कम सेंटर मतलब कैसे फाइंड करते हैं, तो जो भी साइड है उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सर्कम सेंटर हो जाएगा। और इस सर्कम सेंटर से इस चीज को ध्यान रखेंगे, फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इस चीज को ध्यान रखोगे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि एक अगर ट्राइंगल यहां पे है, ठीक है ना, ए बी सी, और ये बाइसेक्ट किया और यहाँ पे हमारा ऑर्थो सेंटर है एच, ठीक है, तो इस चीज को समझो कि यह जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा, इस एंगल के 2 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि एच इसका क्या है, सर्कम सेंटर है, ठीक है, एच इज द सर्कम सेंटर। तो अगर यहाँ पे 40 डिग्री है एंगल, तो ये ऑटोमेटिकली 80 डिग्री होगा। ठीक है, समझ रहे हो? या इसको आप थोड़ा सा फॉर्मुलेट वे में लिख दो, फॉर्मूले के वे में लिख दो कि एंगल ए इक्वल टू हाफ एंगल बी एच सी, ठीक है, या फिर एंगल बी एच सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। दैट्स ऑल अबाउट इट। क्लियर है? तो ये सर्कम सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर्कम सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सर्कल के, इस ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कल घुमा सकते हैं हम, जो तीनों वर्टेक्स से ओ के पास करेगा। ठीक है, ठीक है ना। और इस तरह से ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गए, ये रेडियस हो गया। अगर ये ओ है तो ए ओ, बी ओ और सी ओ आर द रेडियस। ठीक है, समझ गए? तो ये सर्कम सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे पढ़ते हैं इन सेंटर। सो यहाँ पे देखते हैं इन सेंटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इन सेंटर क्या होता है तो इसको समझते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल हमने ऐसे ड्रॉ किया, कोई भी ट्रायंगल हमने ऐसे ड्रॉ किया, ए बी सी, ठीक है, एबीसी इज अ ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल एबीसी में हम ये काम करते हैं कि सारे एंगल्स का बाइसेक्टर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये अगर 40 डिग्री का होगा तो 20 डिग्री इधर, 20 डिग्री इधर। कैसे बाइसेक्ट करते हैं? यू नो वेरी वेल, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन क्लास 8, इन क्लास 7। फिर एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं सपोज, फिर एंगल सी को बाइसेक्ट करते हैं सपोज। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे आके मिलेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, जहां पे एंगल बाइसेक्टर आके मिलेगा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलेगा, उसी पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं और इसे जनरली आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, जनरली इसे हम आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the angle bisectors within a triangle। ठीक है, इनसाइड अ ट्रायंगल, तो इसको इन सेंटर बोलते हैं। अब कुछ और लॉजिक है क्यों इसको इन सेंटर बोलते हैं और क्या होता है इन सेंटर, अब इसको भी देखते हैं, लेकिन फिलहाल आप अभी इसको समझिए। ठीक है, अब देखिए ये इन सेंटर हो गया। अब इस इन सेंटर से अगर इस साइड पे, हर साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो आप एक चीज देखोगे कि अगर I इज द, इफ I इज द इन सेंटर, इफ I इज द इन सेंटर, अगर I इन सेंटर है और इस इन सेंटर से साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो यह जो डिस्टेंस होगी ये तीनों आपस में इक्वल होगी। कहने का मतलब है कि अगर ABC है, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लिए, ये R मान लिए, तो QI इक्वल टू RI इक्वल टू PI।
ठीक है, यानी कि ये जो IR, IQ, IP जो है ये तीनों का लेंथ इक्वल है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स इन सेंटर। ठीक है, किसी ट्रायंगल का साइड जो होता है उसके इन सेंटर से क्या होता है? इक्विडिस्टेंट होता है, यानी कि इक्वल दूरी पे होता है। समझ गए? और इस तरह से आप अगर इसको रेडियस मान लो तो इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो कि इस तीनों लाइंस यानी कि तीनों पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन सर्कल विच पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यस, कहीं भी 3 नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स ले लो, उससे एक सर्कल पास होना ही होना है। क्वेश्चन ये है कि क्या एक से ज्यादा सर्कल पास कर सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से? तो बिल्कुल नहीं, एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं हो सकता है किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। देयर विल बी वन एंड ओनली वन सर्कल व्हिच कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर और कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ठीक है ना, एक ही लाइन में। ठीक है, नॉन कोलिनियर मतलब कि तीनों एक लाइन में नहीं है। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। आप एक लाइन खींचोगे तो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, और इस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एटलीस्ट वन सर्कल और एटमोस्ट वन सर्कल, यानी कि एक ही सर्कल होता है जो इस तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा और एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो P, Q, R यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इससे एक सर्कल तो पास होना ही होना है। क्लियर है ना? तो जब एक सर्कल पास करेगा, इसलिए इस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं, क्योंकि यह ट्रायंगल के अंदर बने हुए सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, और इस IQ को, इस IR को और IP को इन रेडियस बोलेंगे। ठीक है ना, और इस सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं। समझ गए? तो इन सेंटर, इन रेडियस और इन सर्कल। क्लियर? इन सेंटर, इन रेडियस, इन सर्कल। और उसमें क्या था? सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस और सर्कम सेंटर। ठीक है, तो सर्कम मतलब होता है कि इस चीज के चारों तरफ। ठीक है ना? अब देखो इस चीज को समझ लेना अच्छे से। एक ट्रायंगल के चारों तरफ सर्कल है तो उसको कहेंगे कि अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड टू अ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। और एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो हम कहेंगे कि अ सर्कल इंस्क्राइब्ड टू द ट्रायंगल। देखो समझो ध्यान से, अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड टू दिस ट्रायंगल एंड अ सर्कल इंस्क्राइब्ड टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा तरीका ये है बोलने का कि इसको बोल सकते हो कि अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड टू अ सर्कल, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड टू अ ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड टू दिस ट्रायंगल, और यहां पे बोलोगे अ ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्ड टू दिस सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड की जब बात आती है तो सर्कमस्क्राइब्ड मतलब होता है कि इस चीज के चारों ओर। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल के चारों ओर ये सर्कल है, इसलिए ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। इस सर्कल के चारों ओर ये ट्रायंगल है, इसलिए ये सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल है। क्लियर है? अब देखो इस सर्कल के अंदर है ट्रायंगल, इसलिए इसको इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल बोलेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर है सर्कल, इसलिए इसको इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इस वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो लिख देते हैं इंस्क्राइब्ड, ठीक है, और सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है ना, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है विद इन दिस ट्रायंगल, और ये इसका सेंटर। क्यों सेंटर? क्योंकि ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस तीनों इक्वल है, यानी कि रेडियस का काम कर रहा है। ऑब्वियसली ये सेंटर होगा इन सेंटर, और ये इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस, और ये इन सर्कल। क्लियर? देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ABC एक ट्रायंगल है। अभी हम इन सेंटर ही पढ़ रहे हैं, इन सेंटर में ही पढ़ रहे हैं। तो हमारा अगर I इन सेंटर है, अब इन सेंटर कैसे होता है अभी आपने जान लिया। I इन सेंटर है तो इसका एक प्रॉपर्टी है कि यह जो एंगल होगा
ये वाला जो एंगल होगा ये दिस एंगल, ठीक है, और इस एंगल में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, ठीक है, 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए के बराबर होता है, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा समझिए आप, ये कैसे होता है इसको मैं समझाता हूं। तो अभी इन सेंटर का आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं, क्लियर है। तो ये बी का एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या होगा, b/2 होगा, और ये भी b/2 होगा ऊपर भी, ठीक है, समझिए। ये c/2 होगा और ये भी c/2 होगा, क्लियर है, समझ रहे हो। अब ये b/2 और ये c/2, ये तो टोटल का टोटल एंगल a है, ठीक है। तो एक चीज आप जानते हो अच्छे से कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होगा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यस, आर यू श्योर अबाउट इट? ओके, तो एंगल a को एंगल a रहने देते हैं और एंगल b को अगर हम ऐसे लिखें, यू नो 2 एंगल b/2 प्लस c को अगर हम लिखें 2 एंगल c/2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस एंगल a को उधर भेज दीजिए और यहां से 2 जो है कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल a, ठीक है। अब आप जब एंगल b/2 प्लस एंगल c/2, ये 2 बटा में जाएगा तो इस टोटल के बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस एंगल a/2 हो जाएगा, क्लियर है। तो 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। यहां तक बात आई समझ में? यानी कि b/c, देखिए अच्छे से समझिए, यानी कि एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल a/2 आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल BIC में, ठीक है ना, BIC में आ जाते हैं। तो इन ट्रायंगल BIC में जरा देखिए, ये b/2 प्लस ये c/2 प्लस ये एंगल जो होगा BIC, एंगल BIC, ये तीनों मिलके 180 डिग्री होंगे क्या? होंगे ना, क्योंकि BIC भी तो एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। अब एंगल BIC निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस ये जाएगा उधर, तो माइनस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, 180 माइनस इतना। अब एक बात बताओ, 180 माइनस b/2 प्लस c/2 का वैल्यू कितना आया है? यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका वैल्यू आया है 90 माइनस एंगल a/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2, क्लियर है। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 180 में से 90 घटेगा तो क्या होगा, 90, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस एंगल a/2। क्या आप समझ रहे हो? तो एंगल BIC का वैल्यू कितना आया, एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल a/2। दैट्स ऑल अबाउट इट। कहने का मतलब कि एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल a। तो ये होता है इन सेंटर का कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताया। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में क्या होगा इसको भी हम बता देते हैं, बस बने रहिए MS नरेंद्रम चैनल के साथ। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर वर्टेक्स A के सामने की साइड को हम A मान लेते हैं, वर्टेक्स B के सामने की साइड को स्मॉल b और वर्टेक्स C के सामने की साइड को स्मॉल c मान लेते हैं। कहने का मतलब कि BC A हो गया, AC B हो गया और AB C हो गया,
स्मॉल सी लेंथ हो गया इसका। तो इस केस में अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया हम निकालना चाहें, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया आप निकालना चाहें तो आपको एक चीज समझना होगा कि यह जो तीन ट्रायंगल इसे बन रहा है, ए आई बी, बी आई सी, सी आई ए, तीन ट्रायंगल। अगर हमें कोई पूछे कि पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया ए बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ए आई बी प्लस एरिया बी आई सी, ठीक है, प्लस एरिया सी आई ए, ठीक है। अब एरिया ए आई बी जो है, ए आई बी का एरिया जरा बताओ क्या होगा। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ए आई बी में ये जो आई सी है यानी कि सी आई, एक क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए बी बेस है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस यानी कि ए बी इंटू हाइट, ये सी आई। अगर ये इन सर्कल इन सेंटर है आई, तो ये सब इन रेडियस होगा। चलो सबको मान लेते हैं ये आर है, ये भी आर है, और ये भी स्मॉल आर इसका लेंथ है। किसका, तो सी आई का लेंथ आर है, बी आई का भी लेंथ आर है, और ए आई का भी लेंथ आर है। तो इस केस में अगर हम एरिया ए आई बी निकालें, ए आई बी का एरिया, तो ये क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस सी और इंटू हाइट आर, प्लस बी आई सी का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 बेस यानी कि ए इंटू हाइट आर, प्लस सी आई ए का एरिया निकाले तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस बी है इंटू हाइट आर। तो इस तरह से आप देखोगे कि अगर आप हाफ इंटू आर कॉमन कर लो तो बच जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि सजा के लिखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से एरिया ए बी सी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ए प्लस बी प्लस सी आप पढ़े होंगे कि 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, इसलिए एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है हीरोन्स फॉर्मूला में, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसको और एक्सपेंड करें आप, तो हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे 2s लिख दो, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एस, ठीक है। यानी कि एरिया, देयरफॉर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ए बी सी इज इक्वल टू आर इंटू एस, जहां आर क्या है, इन रेडियस है, और एस क्या है, तो सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का मतलब क्या हुआ, सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अगर ये दो चीज आपको पता है तो एरिया निकाल सकते हो, क्लियर है। तो ये था इन सेंटर का एरिया निकालना। अब हम इन सेंटर के बारे में ही इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म में इस इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। समझिए, थोड़ा अच्छे से समझिए इस चीज को, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा हम नहीं पढ़ा रहे हैं जो बहुत टिपिकल है, डिफिकल्ट है, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स विच यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट इन क्लास 8। तो इस आई का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो इसका कोऑर्डिनेट, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये समझिए, ये होता है ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3
अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिमिलरली ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर आई, किसी भी इन सेंटर का अगर तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो, ठीक है, इफ यू आर गिवन द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द इन सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल, ओके। ऑल्सो द लेंथ ऑफ साइड्स ऑल्सो भी शुड बी गिवन। अगर लेंथ ऑफ साइड्स मान लो ए बी सी यानी कि ए बी बी सी सी ए की लंबाई नहीं दी गई है और आपसे कहा जाए इन सेंटर निकालने के लिए, तो ये डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। लेकिन अगर साइड की लंबाई दी गई हो, सेंटर वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स दी गई हो, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट यही होता है, क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट इट अबाउट इन सेंटर। अब एक और है ऑर्थो सेंटर, उसको भी मैं पढ़ा देता हूं। थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, कीप पेशेंस। मैं समझ रहा हूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ये आपके लिए ही कर रहे हैं हम, ठीक है। यू नो टुडे इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, इनसाइड ऑल्सो, ओके। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर योर सेक, फॉर योर वेलफेयर, ओके। सो हैव अटेंशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? तो ऑर्थो सेंटर जो है, अगर कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल है, सपोज ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स जो है, एल्टीट्यूड मतलब अगर इससे आप परपेंडिकुलर डालें सामने वाले साइड पे, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर डालें सामने वाले साइड पे और इससे परपेंडिकुलर डालें सामने वाले साइड पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि इस साइड का बाइसेक्टर होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दिस परपेंडिकुलर नीड नॉट बी द बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड एंड देयरफॉर नीड नॉट बी द मीडियन, ओके। ये बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तभी जब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। और जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, ये चारों एक ही पॉइंट पे होते हैं, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो, ठीक है। और फिर मीडियन जो है वो एल्टीट्यूड बन जाता है और यही मीडियन एंगल बाइसेक्टर ही बन जाता है, यानी कि द ओनली वन लाइन विल बिकम मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर ऑल, ओके। बट इट इज ओनली व्हेन द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, अदरवाइज नॉट, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मान लेते हैं कि ये AD है, ये D है, ठीक है, ये C, ये BE है और ये CF है, ठीक है। तो जब किसी ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और इसको O से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द altitudes within the inside the triangle, okay, all the altitudes of triangle जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के बाहर तो नहीं कर सकते हैं, तो जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यानी कि हमारा ऑर्थो सेंटर क्या है यहाँ पे, तो हमारा ऑर्थो सेंटर O है, ठीक है, क्योंकि यही अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसके साथ कुछ खास पॉइंट है, एक प्रॉपर्टी है, उसको बता देते हैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एंगल BOC निकालोगे, एंगल BOC निकालोगे, एंगल BOC निकालोगे तो ये होता है 180 माइनस एंगल A। कहने का मतलब है कि इस पूरे एंगल को, इसको और इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये दोनों मिलके 180 के बराबर हो जाएगा, होगा ना। अगर A इधर आएगा तो एंगल A प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सो दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्थो सेंटर, ओके। ये प्रॉपर्टी है कि उसके वो जहाँ पे सेंटर है
जस्ट इसके अपोजिट वाला जो एंगल ये यानी कि एंगल ए और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। तो अगर हम बात करें CBE की, तो एंगल, अब यहाँ पे देखो, अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल CBO या BOC, इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, इन ट्रायंगल BOC, जरा इस चीज को ध्यान देना, सॉरी BOC नहीं, BEC, BEC में देखते हैं, अगर हम एंगल CBO निकालें, CBO निकालें या CBE कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम CBE निकाल रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी 90 है, तो ये जब 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होंगे। तो अगर हम इस एंगल को निकाल रहे हैं, इस एंगल को, तो CBE हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल C होगा क्या, यस होगा, 90 माइनस एंगल C होगा, क्लियर है। फिर अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, CBF में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल CBF। तो CBF में जरा देखिए, एंगल BCF क्या होगा, देखो तो BCF क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस एंगल B होगा क्या, यस 90, ये तो अकेले है, और पूरा एंगल B और यह एंगल जो है ये मिलके, पूरे एंगल B और ये एंगल मिलके 90 होंगे। तो अगर सिर्फ हमें ये एंगल निकालना है तो 90 में से हम एंगल B को घटा दे तो आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या करोगे, व्हाट विल यू डू द नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें BOC में जाना है, एंगल BOC में जाना है। तो इन पहले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC, ठीक है। ट्रायंगल BOC में एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ये 180 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, ठीक है। अब इसको एंगल BOC प्लस OBC, देखो OBC क्या है, OBC यानी ये वही एंगल है जो कि EBC है या फिर CBE है, दोनों में, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपने CBE निकाला है ना, CBE आपका कितना है, CBE जितना होगा यानी कि CBE जितना होगा उतना ही ना CBO भी होगा, यानी OBC भी होगा। तो CBE आपका 90 माइनस C आया है, तो इसके जगह पे लिख दो 90 डिग्री माइनस एंगल C, और OCB कितना आया है, तो OCB किसके बराबर होगा, तो BCF के बराबर होगा, BCF या FCB दोनों बराबर हुए, तो FCB जितना होगा उतना ही तो OCB भी होगा। तो OCB कितना है, यानी कि BCF कितना है 90 माइनस B, तो ये भी OCB भी कितना होगा 90 माइनस एंगल B होगा। इस चीज को समझिए, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां से एंगल BOC प्लस, देखो अब ब्लैक से लिख रहे हैं थोड़ा, 90 प्लस 90 क्या होगा 180, ठीक है, माइनस C और ये माइनस B है, तो यहाँ पे माइनस एंगल C माइनस एंगल B लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर 180 डिग्री, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान देना कि ये 180 जो है और ये 180 जो है ये कैंसिल होने वाला है, यानी कि सिर्फ जब आप एंगल BOC लिखोगे तो ये क्या होगा, देखो ये कैंसिल हो गया तो उधर जाएगा ये एंगल, तो ये क्या होगा एंगल B प्लस एंगल C, और एंगल B प्लस C क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा, चूंकि आप जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर सिर्फ B प्लस C निकालना है, एंगल B प्लस एंगल C निकालना है, तो ये 180 डिग्री एंगल माइनस एंगल A नहीं होगा, होगा ना, क्लियर है। यानी कि एंगल BOC इक्वल टू एंगल B प्लस C आया, और एंगल B प्लस एंगल C जो होगा ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A, क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा
कि BOC ये कैसे 180 डिग्री माइनस एंगल A आता है। अभी मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि BOC इक्वल टू 180 माइनस एंगल A कैसे आया। ये ऑब्वियस है, ऑर्थो सेंटर ये है, ठीक है। इस चीज को समझिए। आई थिंक कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। सो प्यारे बच्चों, इसको नोट में रख लेना। एक नोट है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? इज दिस कि सेंट्रोइड जो है हमेशा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑर्थो सेंटर O, सेंट्रोइड G और सर्कम सेंटर C ये तीनों कोलिनियर होते हैं। यानी किसी भी ट्रायंगल में ये तीनों क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। अगर कोई भी एक ट्रायंगल आप लेते हो, ठीक है, उसका सपोज यहाँ पे सेंट्रोइड आ गया, यहाँ पे आ गया ऑर्थो यू नो, यहाँ पे सर्कम सेंटर आ गया, तो सॉरी यहाँ पे सेंट्रोइड आ गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं ऑर्थो सेंटर आ गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं सर्कम सेंटर आ जाएगा। तो आप एक चीज देखोगे कि किसी भी ट्रायंगल में ये तीनों एक ही लाइन में होता है, एक ही लाइन में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये कोलिनियर है। देयरफॉर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर are collinear and centroid divides that line in the ratio 2:1, 2:1 में। यानी कि OG रेशियो GC इक्वल टू 2:1, यानी कि OG डिवाइडेड बाई GC इक्वल टू 2/1। ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑर्थो सेंटर जहां भी है, सेंट्रोइड जहां भी है, सर्कम सेंटर जहां भी है, ये तीनों कोलिनियर होंगे, ठीक है। और सेंट्रोइड जो है, इस तीनों के जो लाइन मिलते हैं, तीनों से जो अगर लाइन एक बनाए हम, तो उस लाइन को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। और जब देखो ये तीनों चीज जो है ये अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करो, अगर यही ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा तो ये तीनों पॉइंट अलग नहीं है, एक ही पॉइंट पे होंगे। यानी कि यहीं पे होगा ऑर्थो सेंटर, यहीं पे होगा सेंट्रोइड, यहीं पे होगा सर्कम सेंटर और यहीं पे होगा इन सेंटर भी। समझ गए? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो सब एक जगह आ जाते हैं। क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू and we will meet again in the next session। एक और चीज इंपॉर्टेंट है उसको बता दें कि ये तीनों यहीं पे होते हैं और जब ये इक्विलेटरल होगा यानी कि तीनों जब इक्वल होगा तो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड आपका होगा ये आपका मीडियन भी होगा। सपोज ये AD है तो AD मीडियन भी होगा, यानी कि इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है ना। और AD एल्टीट्यूड भी होगा, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा और AD एंगल बाइसेक्टर भी यहाँ का हो जाएगा। कब? जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब। क्लियर है? समझ रहे हो? तो इससे रिलेटेड और भी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। और आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे और आपको इसको देखने के बाद बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना या फिर लाइक कमेंट करना, ठीक है। बताना कैसा लगा वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं है। और आप अगर बेनिफिटेड होते हैं, यही हमारे लिए, हम टीचर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस लॉकडाउन में, इस सिचुएशन में अगर आप घर से हम मेहनत कर रहे हैं और आप इससे बेनिफिटेड हो तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी, ठीक है। सो मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। ओके।